Hello students, welcome to Saima Tabassum classes. For those who do not know, we are doing a modern history MCQ series. We have already done 4 parts. This is the part 5th. Who do not know this, please go and check the 4 parts. We have covered many important questions there. So let's begin our today's part, okay? The idea of starting a home rule league in 1915 was first propounded by जो आइडिया है ऑफ होम रूल लीग वो किसने फर्स्ट propound किया था इन 1915। ये याद रख लेना 1915 यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एनी बेसन, ठीक है, एनी बेसन ने स्टार्ट किया था। द होम रूल मूवमेंट वाज एम्ड एट होम रूल मूवमेंट वाज एम्ड एट सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। देखो यहाँ पे आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, खाली सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया नहीं था, विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ भी था, मतलब पूरी आज़ादी नहीं। To campaign for home rule, Mrs. Annie Besant published the newspapers। जो होम रूल लीग थी उसको उसका कैंपेन करने के लिए 2 न्यूज़पेपर्स निकाले थे एनी बेसेंट ने। तो वो कौन कौन से न्यूज़पेपर्स थे? न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ठीक है। ये कॉमन, गलती से कॉमनवेल्थ नहीं पढ़ लेना इसको जल्दी में, कॉमनवील है ये, ठीक है ना। Bal Gangadhar Tilak earned the epithet of Lokmanya during। बाल गंगाधर तिलक ने कब एपिथेट ऑफ लोकमान्य अर्न किया था, ठीक है, होम रूल मूवमेंट के दौरान, ठीक है, याद रख लेना। मिसेस एनी बेसेंट became the first women president of Indian National Congress in। जो मिसेस एनी बेसेंट है वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी। कब बनी थी? 1917, ठीक है, 1917 में। देखो ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ पिछले जितने भी पार्ट से बहुत इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना, कनेक्टेड क्वेश्चंस है, इसलिए ऐसे पार्ट वाइज अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइक पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उससे क्या है एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने अच्छे से स्टार्ट किया था। ऐसे बीच में देख के आपने पहले पार्ट 5 देखा, फिर पार्ट 8 देखोगे, फिर पार्ट 2 देखोगे, ऐसे थोड़ा बहुत वो समझ में आएगा। ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस होंगे वो तो याद रहेंगे, बट वो एक सिमिट्री नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसलिए आई सजेस्ट कि पार्ट 1 से स्टार्ट करो। द खिलाफत मूवमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स वाज रिलेटेड टू, यहाँ पे वाज होगा, वाज रिलेटेड टू, ठीक है ना। जो खिलाफत मूवमेंट थी इंडियन मुस्लिम्स की वो किस रिलेटेड थी? restoration of Sultan of Turkey who was caliph of the Muslim world, ठीक है। रेस्टोरेशन ऑफ द सुल्तान ऑफ टर्की, उसको रिस्टोर किया जाए, जो कैलिफ था तब के मुस्लिम वर्ल्ड का, ठीक है। महात्मा गांधी गेव अप द टाइटल ऑफ केसरी हिंद एंड रिटर्न ऑल द वॉर मेडल्स। जितने भी वॉर मेडल्स जीते थे वो सब रिटर्न कर दिए, विच वेर अवार्डेड टू हिम बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश ने इनको अवार्ड किए थे फॉर हिज वॉर सर्विसेज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने भी वॉर मेडल्स ब्रिटिश ने महात्मा गांधी को दिए थे, और जो इनका टाइटल दिया था केसरी हिंद। तो मुझे कमेंट्स में बताना जो केसरी हिंद है वो किसने टाइटल दिया था महात्मा गांधी को। देखते हैं किस किस को पता होगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख लेना, ठीक है। बताइए किस लिए इसने ये सब मेडल्स एंड अपना टाइटल वापस दिया? Obviously, in support of the Khilafat demand when the Central Khilafat Committee organized a general All India Hartal on August 1st 1920। अगस्त 1st 1920 को क्या है, ऑल इंडिया
हड़ताल किया गया, किसने किया? सेंट्रल खिलाफत कमेटी ने, ठीक है ना। उसके सपोर्ट में जो उस वक्त डिमांड्स थी, उसके सपोर्ट में गांधी जी ने ये सब चीज़ें रिटर्न कर दी, ठीक है। हमारी जो ऐप है साइमा तबस्सुम क्लासेस, वहाँ पे अभी एक्टिव है 3 कोर्सेज। जो इंग्लिश ग्रामर फॉर जे के एस एस बी सेपरेट एक कोर्स है, खाली इंग्लिश ग्रामर इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। जी एस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितना जो जी एस पोर्शन है वो सारा यहाँ पे पढ़ाया जाता है एक ही बैच में, ठीक है। आपको उसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और मटेरियल सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो तो वो सब इसी में पढ़ाया जाता है। और काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेशंस भी चलते हैं वहाँ पे। किसी को काउंसलिंग चाहिए, किसी को गाइडेंस चाहिए, डिफरेंट एग्ज़ाम्स के रिलेटेड गाइडेंस या काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड काउंसलिंग, तो वो एनरोल कर सकता है, परचेज कर सकता है कोर्स, ठीक है। साइमा तबस्सुम क्लासेस हमारी ऐप स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वेयर, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, क्या थे? रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड स्टेटस ऑफ द कैलिफ, खिलाफत डिमांड्स जो थी, ठीक है ना, खिलाफत डिमांड, एंड अटेन द स्वराज फॉर इंडिया, ठीक है ना। दो चीज़ें, एक तो रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड स्टेटस ऑफ कैलिफ, ठीक है ना, और अटेनमेंट ऑफ स्वराज फॉर इंडिया, ठीक है। Rabindranath Tagore surrendered his knighthood in protest against, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनने जो अपना नाइटहुड है वो सरेंडर किया, रिटर्न किया, किसके प्रोटेस्ट में? बताइए। जिलियनवाला बाग ट्रेजिडी। आप सबको पता होगा, बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक ट्रेजिडी हुई थी, जिलियनवाला बाग ट्रेजिडी, ठीक है। तो वो जब हुई उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना टाइगर नाइटहुड, मैं टाइगरहुड पढ़ रहा हूँ, तो टाइगर ही थे, रविंद्रनाथ टैगोर एक टाइगर ही थे, ठीक है ना। बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत काम किया है उन्होंने। तो जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी है उसके प्रोटेस्ट में किया था, ठीक है। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन फरवरी 1922 ऑन अकाउंट ऑफ, देखो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जब आप वो पढ़ोगे वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, लाइक स्टार्ट कब हुई, कहाँ पे हुई, किसने की, ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो भाई साहब, वो सस्पेंड क्यों हुई थी। मतलब अगर कोई मूवमेंट स्टार्ट होती है वो एंड होती है जो भी गोल्स गोल्स को पाके, ठीक है ना। तो या तो मूवमेंट स्टार्ट होते ही गोल्स पा लेती है, या तो उसको क्रश किया जाता है, ठीक है। बट सस्पेंड क्यों हुई थी, ठीक है ना, सस्पेंड खुद ही करता है ना इंसान। तो सस्पेंड क्यों क्यों हुई थी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो क्यों क्यों हुई थी? तो ये हुई थी चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। जो चौरी चौरा इंसिडेंट है वो एक अलग बड़ा सा इंसिडेंट है। उस पे भी हम देखिए, यहाँ पे हम खाली एमसीक्यूज़ कराते हैं, ठीक है ना, बट जो बैच है, बैच में हम अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बैच में ये कवर किया जाएगा चौरी चौरा जो इंसिडेंट था वो क्या था, क्यों हुआ था, ठीक है ना। बट उसकी वजह से क्या हुआ था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करना पड़ा था, ठीक है। The most important feature of Government of India Act of 1919 was, देखो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 35 ही, हाँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये पढ़ लेना अच्छे से। इनमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। और यहाँ पे आप बताइए जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था इस एक्ट का, क्या था? ऑल ऑफ द अबो, ठीक है ना। एनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल्स, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस करो। डायरकी इन द प्रोविंसेस, डायरकी इन द प्रोविंसेस, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ द अब हमारे यहाँ पे इसके बनते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसके फीचर्स थे।
द कांग्रेसमैन हु वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस अंडर द एक्ट ऑफ 1919, ठीक है, 1919 में जब कांग्रेसमैन कुछ लोगों ने सोचा कि हाँ चलो हम क्या इसको बोलते हैं इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है ना, कंटेस्ट करेंगे एंड एंटर लेजिस्लेशन, ताकि लेजिस्लेशन में एंटर हो सके। उन्होंने क्या किया, एक पार्टी बनाई 1923 में, पार्टी बनाई। तो उस पार्टी का क्या नाम था? स्वराज पार्टी। जो स्वराज पार्टी थी वही बनाई थी तब के कांग्रेसमैन ने, ताकि वो इलेक्शन लड़ सके, ठीक है। द मेन फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी वाज और वर, कौन थे मेन फाउंडर्स जिन्होंने ये पार्टी तब बनाई थी? सी आर दास भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे। और यहाँ पे जो ऑप्शन ये वाला बनता है, ठीक है ना, तो सी आर दास भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे। देखो जो स्वराज पार्टी ने ये ऐसे लाइक, जो मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा है कि मॉडर्न हिस्ट्री में कोई चीज़ अलग से नहीं पढ़ सकते। लाइक आप सपोज अभी ये पढ़ रहे हो और आप सोचोगे, हाँ ऑब्वियसली स्वराज पार्टी के बारे में आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बट जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने हैं ना तो पहले पेज से पढ़ो। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पहले से लास्ट तक ऐसे कनेक्टेड है ना कि बीच में आपने 5 पेज छोड़ दिए ना, इधर से उधर हो जाता है उस सारे इसका, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल पेज वाइज पढ़नी पड़ती है और इतनी इजी है कि एक लाइक स्टोरी टाइप है, तब क्या क्या हुआ था। जैसे हम मूवी नहीं देखते वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ये स्टोरी टाइप है, और इतना मज़ा आता है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। वो सीधे लगता है ऐसे मूवी देख रहा है इंसान, क्योंकि पहले आती थी ना वो इंडिया जब ब्रिटिश के अंडर था उस पे मूवीज़ आती थी, फिर आज़ादी पे मूवीज़ आती थी, एग्जैक्टली वैसी मूवी है ये, ठीक है ना। इस पे कुछ कोई मूवी बनी भी है बट आई डोंट नो, अभी मैंने देखी नहीं है। तो इस पे कोई मूवी भी बनी है, तो वैसा है ये, मतलब जब पढ़ते हैं ना, पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा लगता है भाई साहब, ऐसे ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था। इवन जब मैं पढ़ रहा था पहली बार, तो मैं इतना ये था ना कि शाम को भाई अब सोना है, क्या करूं। तो ठीक है, क्योंकि मेरे मुझे मज़ा आता था पढ़ने में। मैं क्या करता था फिर, पता नहीं कैसे सो जाता था, अगले दिन उठ के पहले मैं यही पढ़ता था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि जब आप अच्छे से इंटरेस्टिंगली पढ़ते हो इसको, फिर बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। फिर लगता है भाई पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इसमें सीधे ऐसे फिर वो वहाँ गए, फिर उन्होंने वहाँ पे ऐसे पार्टी बनाई, फिर वहाँ पे इन इन से लोगों से मिले, फिर इतनी पार्टी बनाई, फिर इनको वहाँ जाना था, तो वो एक इंटरेस्टिंग वो ना वो, इसमें ऐड हो जाता है। तो थैंक यू आज के इतनी ही क्वेश्चन से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट पे और क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, ठीक है ना। और पॉजिटिव सोचो, मैं हमेशा बोलता हूँ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहो, खुद भी दूर रहो, और खुद भी नेगेटिव नहीं रहो, ठीक है ना। जितना अच्छा रहेगा, जितना आप पॉजिटिव लोगों को आसपास रखो, फ्रेंड्स जो भी आपके हैं, ठीक है ना। और जो पॉजिटिव नहीं है उनको पॉजिटिव थॉट्स दो, ताकि वो भी पॉजिटिव बन जाए, ठीक है ना। ऐसे किसी का दिल भी नहीं दुखाना है कि अब आपका दोस्त है तो नेगेटिव है तो भगा दो। हाँ ऑब्वियसली अगर वो नहीं बदला तो खुद को बचाने के लिए इट इज़ बेटर टू सेपरेट, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, उनका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है लाइफ पे। और यही एज है जब इंसान बहुत मेहनत करके आगे जाएगा, क्योंकि जितनी एज आगे आगे बढ़ेगी फिर आगे जाके ऐसे पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, और आ, फिर आगे जाके वो कैपेसिटी भी नहीं रहती। आप अभी जो एज है ना लोगों की, तो इसमें इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए अभी टाइम दो पढ़ाई को नहीं, जिस चीज़ को आप बिजनेस कर रहे हो बिजनेस को टाइम दो, जो चीज़ कर रहे हो। अभी जो मेरा लेक्चर देख रहे हो तो ऑब्वियसली पढ़ ही रहे होंगे, तो पढ़ाई को अच्छा टाइम दो, अच्छा खासा टाइम दो, जितना दो दे सको, ठीक है। रील्स वील्स कम देखो, क्योंकि ये टाइम फिर नहीं आएगा। फिर एग्ज़ाम के टाइम इंसान सोचता है भाई क्या एक बार पढ़ लिया होता 5 क्वेश्चन और, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में क्या होता है ना, एक क्वेश्चन में मान लो आपने एक क्वेश्चन गलत कर लिया ना, उस एक क्वेश्चन में अराउंड मुझे लगता है 5 5 6 6 हज़ार बंदे होते हैं, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट में। तो थोड़ा बहुत सीरियस हो जाओ, कुछ टाइम ही पढ़ना है, 1 साल लगेगा, 5 मंथ्स लगेंगे, 10 मंथ्स लगेंगे, ठीक है ना। उतना टाइम दो, फिर इंशाल्लाह पूरी लाइफ एंजॉय करना है, ठीक है। चलो बाय।